Hello friends and students, welcome to our YouTube channel English Shala. As discussed earlier, I told you that after giving you a brief overview about finite and non-finite verbs, I shall give you certain exercises so that your entire chapter could be clear. तो आज उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए आपके सामने देखिए मैंने लिख दिया है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक्सरसाइज। तो आपके सामने मैं ऐसे एक्सरसाइज नहीं दिया हूं, इसके पहले इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे वीडियो दिया है, फिर उसके बाद मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ड्स में क्या क्या आते हैं ये पूरी तरीके से मैंने आपको अलग अलग पॉइंट पे वीडियो बना के दिया है। जितने भी पॉइंट्स होते हैं चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे जीरंड हो, चाहे पार्टिसिपल्स हों। तो आज उस पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज है और इसमें एक्सरसाइज हम आपको दो तरीके से देंगे, एक एक्सरसाइज 1, दूसरा होगा एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 हमने दो एक्सरसाइजेस क्यों दी है पहले जान लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक लेवल का मतलब वो किन किन एग्जाम्स में आते हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं या आप अपने घर में किसी को पढ़ाते हैं, तो आपको बारीक नॉलेज मतलब बहुत ही माइन्यूट नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक्चुअली होता क्या है ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपके घर में कोई पूछ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप एग्जामिनेशंस में जाते हैं, जैसे टेट का एग्जामिनेशन है, टीईटी का, फिर या सीटेट का एग्जामिनेशन है, जिसे आजकल हम बोलते हैं एक सुपर टेट भी एग्जामिनेशन है, तो ऐसे एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक वर्ब होगा उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा या एक वर्ड होगा उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड कैसी वर्ब है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट है तो कैसी है, इन्फिनेटिव है कि जीरंड है कि पार्टिसिपल है, राइट, या वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो मीन्स ये अगर हमें ये एक्सरसाइज कर लेंगे या इसके पहले जो वीडियोस हम लोगों ने मतलब पढ़े हैं, डिस्कस किए इंग्लिश शाला पे, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली डिस्कस कर लेंगे तो दिस चैप्टर विल बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे। सो दिस इज एक्सरसाइज 1, डू एज डायरेक्टेड, जैसा आपको डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे डायरेक्शन लिखा नहीं है बट हम आपको बता देंगे एक्चुअली इसमें डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुज प्लेड वेरी वेल इन द लास्ट मैच एंड इफ यू सी द वर्ड विच इज अंडरलाइंड इज प्लेड। यहाँ पे प्लेड वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया है, हमने ब्लू कलर से भी अंडरलाइन कर दिया। अब आप ब्रैकेट में देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये वर्ब जो है प्लेड, प्लेज वर्ब, तो ये जो प्लेड वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। अब आपको पहचानना है, इफ यू रिमेंबर हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब जिसका अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। लेकिन ऐसी वर्ब जिनके अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं दैट वर्ब इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पे देखिए अनुज प्लेड वेरी वेल, लेकिन व्हाट अनुज प्लेड इट इज नॉट गिवन। अनुज ने क्या खेला बहुत अच्छे से, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन विच अनुज इज प्लेइंग। इसका मतलब द वर्ब प्ले डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, हेंस दिस वर्ब इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर? इनट्रांजिटिव वर्ब क्यों हुई? क्योंकि इस वर्ब का कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस देखिए, अनुज प्लेड द गेम वेरी वेल। अनुज ने खेला क्या, यहां पे द गेम, तो अनुज प्लेड द गेम। व्हाट अनुज प्लेड, एक क्वेश्चन आ रहा है, अनुज ने क्या खेला, गेम खेला। इसका मतलब इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है द गेम एंड व्हेन द वर्ब हैज इट्स ऑब्जेक्ट देन इट इज विच वर्ब, इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप अगर पिछले वीडियो में जाएंगे जहां पे हमने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब को समझाया था आपको, तो आपको फिर से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। इफ यू हैव टू लुक इनटू द प्रीवियस वीडियो, प्लीज आप जरूर जाइए और समझिए इस चीज को। अब थर्ड सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, मीरा आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच इज मॉडिफाइड या विच इज कंट्रोल्ड बाय इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। तो यहां पे जो आस्क्ड है ये पास्ट टेंस है और यहां पास्ट टेंस है
कैसे पास्ट टेंस है, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, पास्ट टेंस में वर्ब के हम सेकंड फॉर्म ही लाते हैं, पास्ट फॉर्म ही लगाते हैं। लेकिन मीरा ने मुझसे किस चीज़ के लिए कहा? टू वेट, और वेट के पहले टू आ गया है, इट इज इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हेंस द आंसर इज इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट? बिकॉज दिस वर्ब इज बीइंग मॉडिफाइड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस, बट दिस वर्ब कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर वेट करने के लिए किसी ने कहा है तो चाहे कहता है, चाहे कहेगा, या चाहे कहा था, बट यहाँ वेट हमेशा टू वेट ही आएगा, वेट करने के लिए के सेंस में। हेंस दिस वर्ब इज नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट? चाहे टू वेट पूछ ले या चाहे सिर्फ वेट पूछ ले, तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फोर्थ क्वेश्चन इज शिवम मेड हिज ब्रदर क्लीन द मेस। अब देखिए शिवम मेड, अब मेड अगेन इज अ पास्ट टेंस बिकॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टेंस देखिए पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। बट अब आगे क्या कह रहा है? शिवम मेड हिज ब्रदर, शिवम ने अपने भाई से कराया, क्या कराया? क्लीन द मेस, मेस को साफ कराया। मेस मतलब जो वहाँ पे कूड़ा करकट हो गया था, गंदगी हो गई थी, शिवम ने अपने भाई से साफ करवाया। तो साफ करवाया, करवाया के लिए आया मेड, लेकिन साफ करने के लिए वर्ड आया क्लीन। अब क्लीन चाहे वो करवाता है, चाहे करवाएगा, चाहे करवाया, इधर का टेंस कोई भी हो, लेकिन ये हमेशा क्लीन होगा। और याद होगा क्लीन के पहले हम टू इसलिए नहीं लगा सकते, इन्फिनिटिव है ये, बेयर इन्फिनिटिव है। क्यों हम यहाँ टू नहीं लगा सकते? बिकॉज द वर्ब मेक इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव, इसलिए मेड के बाद जो वर्ब आ रही है वो बेयर इन्फिनिटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड हो गया? क्लीन। कैसा वर्ड हो गया या कैसी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट तो है, इन्फिनिटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है डिड यू सी हिम अराइविंग। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा था? क्या करते हुए? अराइविंग, आते हुए। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक सेंस बताया था, करके या करते हुए का सेंस आता है तो वो पार्टिसिपल होता है। वो कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन भी कह रहा है ये पार्टिसिपल है कि जीरंड है। जीरंड भी वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगा के बनती है। लेकिन अगर जीरंड बन रहा है तो जीरंड का सेंस होता है नाउन बनाना। नाउन बनाना मतलब करना। तो क्या आपने उसे आना देखा या क्या आपने उसे आते हुए देखा? करते हुए का सेंस आ रहा है, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेंस इट इज आंसर इज पार्टिसिपल। आई होप इट्स क्लियर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आते हुए के सेंस में बात हो रहा है। तो हमने कहा था प्रेजेंट मोमेंट में ही एक्शन पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब आपने उसे देखा तो उसी समय आने की बात हो रही है, उसी मोमेंट में ही पार्टिसिपेशन हो रहा है, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा द मैनेजर फाउंड हिज वॉच स्टोलन, यानी मैनेजर ने अपनी घड़ी कैसी पाई? चोरी हुई पाई। यानी जब मैनेजर देखा उसकी घड़ी क्या हो चुकी थी? यानी चोरी हो चुकी थी। और अगर किया हुआ का सेंस में आ रहा है तो क्वेश्चन बन रहा है इज पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप पार्टिसिपल में जाइए तो मैंने आपको बताया था देयर वर 3 पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल करके या करते हुए का सेंस आता है जो वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है जिसका सेंस आता है किया हुआ। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम एक्सप्रेशन देते हैं करने के बाद या करने के पश्चात, जिसमें हम हैविंग जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पे हैविंग तो लगा नहीं है। वो अब 2 ही क्वेश्चन है, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हैविंग लगता है, हेंस द आंसर इज दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स पे, जिसमें कई तरीके के क्वेश्चंस थे। हमने सिर्फ इसलिए इनको पूछ लिया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हैं टेट के एग्जामिनेशंस में, सीटेट के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका एसएससी है, बैंक के एग्जामिनेशंस हैं, क्लैट के एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें स्पॉटिंग द एरर्स के फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार टीजीटी एंड पीजीटी में आया है। अभी लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चंस आए हैं पीजीटी में, राइट? तो अब किस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, अब हम उस पर चलते हैं। सो लेट्स कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो स्पॉटिंग द एरर्स के फॉर्म में है। स्पॉटिंग द एरर का फॉर्म का मतलब हो गया, इसके पहले भी मैंने वैसे स्पॉटिंग द एरर के वीडियोस आपसे कराए हैं। स्पॉटिंग द एरर में एक सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे 1 2 3 4 5 के पार्ट्स में कर दिया जाए, चाहे ABCDE के पार्ट में कर दिया जाए, चाहे ABCD के पार्ट में कर दिया जाए।
तो हम आपको बता दें एसएससी का एग्ज़ामिनेशन हुआ या आपका एनडीए का एग्ज़ामिनेशन हुआ या आपका सीडीएस का एग्ज़ामिनेशन हुआ, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में 4 पार्ट में एक सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है, ए बी सी एंड डी, और लास्ट पार्ट होता है नो एरर। लेकिन बैंकिंग के एग्जामिनेशन में जनरली आप देखते होंगे 5 पार्ट में किसी सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है, जिसमें होता है 1 2 3 4 5, और लास्ट पार्ट उसमें भी होता है नो एरर। नो एरर का मतलब हो गया अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं तो आपका आंसर होगा लास्ट, यानी कि डी हो या फिफ्थ हो, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा लास्ट ऑप्शन नो एरर। लेकिन अगर किसी पार्ट में एरर है और ये एरर ग्रामेटिकल है, और ग्रामेटिकल का मतलब चूंकि एक्सरसाइज हम लोग करा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब से, तो कहीं ना कहीं जो भी एरर होगा वो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब से ही रिलेटेड होगा। तो अब ये 10 क्वेश्चंस हम लोग स्पॉटिंग द एरर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसके बाद में दूंगा आपको। तो सेकेंड एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है वॉकिंग इज एज गुड एन एक्सरसाइज एज टू रन। वॉकिंग मतलब टहलना, टहलना उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज है जितना कि दौड़ना। अब यहाँ पे देखिए टहलने और दौड़ने में कंपेयर किया गया। टहलने का एक्सरसाइज यहाँ टहलने की इंग्लिश यहाँ पे वॉकिंग और दौड़ने का है टू रन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वॉकिंग इज जेरंड, और जेरंड का कंपैरिजन हुआ है इन्फिनिटिव से, तो ये पैरेललिज्म यहाँ पे नहीं है। पैरेललिज्म का मतलब हो गया कंपैरिजन शुड बी पैरेलल होना चाहिए। तो अगर यहाँ जेरंड है तो यहाँ भी जेरंड होना चाहिए, तभी सही होगा क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, आप वहाँ टू रन है यहाँ पे टू वॉक नहीं कर सकते। ग्रामर डज नॉट अलाउ दिस। ग्रामर या स्पॉटिंग एरर का रूल ये है कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें आगे के पार्ट में एरर ढूंढना है, ना कि लास्ट पार्ट में आगे के पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब अगर यहाँ वॉकिंग है तो यहाँ टू रन की जगह क्या हो जाना चाहिए, रनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग, यानी टू रन की जगह रनिंग। तो जेरंड शुड बी कंपेयर्ड विद जेरंड। अगर यहाँ टू वॉक होता तो टू रन बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ वॉकिंग है इसलिए यहाँ पे रनिंग होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट मेक एन ऑफिसर टू वर्क फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखिए, मैंने आपको रटा दिया था ये रूल, जब भी मेक एज अ मेन वर्ब आएगा तो मेक के बाद जो भी वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव आएगी, और इन्फिनेटिव में भी बेयर इन्फिनेटिव आएगी। यहाँ पे इन्फिनेटिव तो आया है टू वर्क, तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, टू कट जाएगा, बिकॉज वी हैव टू मेक इट अ बेयर इन्फिनेटिव। अगर हम इसे यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव रखेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट? तो वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू ओमिट द वर्ड टू। क्यों? क्योंकि मेक के बाद हमेशा आपको जो भी इन्फिनेटिव लाना है उसे बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग, अब आई मेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग हम नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, राइट? यहाँ पे से टू रिमूव हो गया। अब थर्ड सेंटेंस देखिए कह रहा है हैविंग स्टॉप्ड द रेन। अब अगर देखिए द रेन जो है बारिश, पहले आप दिमाग में लगे बारिश होना ये एब्सोल्यूट एक्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया इसमें यू कैन नॉट कॉज इट, आप बारिश नहीं कराते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि दूध पीने के पश्चात बच्चा सो गया, तो ठीक है दूध भी बच्चे ने पिया और बच्चा सो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है हैविंग स्टॉप्ड द रेन, रेन को रोकने के पश्चात, बारिश को रोकने के पश्चात ही लेफ्ट फॉर द टाउन, वो टाउन के लिए निकल गया। तो क्या पहले उसने बारिश रोकी? इसका मतलब वो बारिश नहीं रोक सकता। बारिश का होना या बारिश का रुकना अपना एब्सोल्यूट एक्शन है, उसे वी कैन नॉट कॉज इट। इसका मतलब यहाँ हो गया कि ये थोड़ा सा तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हैविंग का यूज होगा, लेकिन जब भी याद होगा हमने आपको बताया था एब्सोल्यूट एक्शन के सेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लाते हैं। द रेन हैविंग स्टॉप्ड हो जाएगा। जैसे सूर्य ढलने के पश्चात द सन हैविंग सेट, सूर्य उगने के पश्चात द सन हैविंग राइजन। इज दैट क्लियर? तो जितने भी अपने आप घटित होने वाले एक्शंस हैं उनमें सब्जेक्ट पहले लगा के हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक इनके बाद आ जाएगा। तो द रेन हैविंग स्टॉप्ड, यानी कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में, ए पार्ट में। फर्स्ट में किस पार्ट में था, सी पार्ट में। सेकेंड में किस पार्ट में था, आपका बी पार्ट में। और थर्ड सेंटेंस में किस पार्ट में एरर, आपका ए पार्ट में। तो ये आपके आंसर्स हैं, जिस पार्ट में मिस्टेक है उस वही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, राइट? तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हैविंग स्टॉप्ड का फ्रेज सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाएगा। इज दैट क्लियर? अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हैविंग द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड। अगर हैविंग के साथ बीन आया है तो वी ऑल नो इट मेक्स पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। बट व्हेन वी नीड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की हमें ज़रूरत कब है? पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें तब होती जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो। लेकिन हु इज़ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट?
एंड हु इज सबमिटिंग इट टू द मैनेजर? इट इज आई, वो मैं हूं जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है जब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बीन को हटा देंगे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसका तरीका हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म करने के पश्चात आई सबमिटेड इट टू द मैनेजर, मैं इसे मैनेजर को सबमिट कर दिया। इज दैट क्लियर? आई सबमिटेड इट टू द मैनेजर। सॉरी, यहाँ पे बी पार्ट इज मिसिंग, दिस इज बी पार्ट, राइट। आई सबमिटेड इट टू द मैनेजर। तो हैविंग द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड की जगह क्या हो जाएगा? हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हैविंग के साथ सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर जो ऑब्जेक्ट है हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट आई सबमिटेड इट टू द मैनेजर, राइट। तो इसका मतलब इसमें मिस्टेक किस पार्ट में? ए पार्ट में, क्योंकि इसको हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन आई, राइट। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टू सेव द फ्यूल, फ्यूल बचाने के लिए वी शुड नॉट लीव द इंजन ऑफ द कार रन। अब फ्यूल अगर हमें बचाना है तो हमें कार के इंजन को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए? चलना नहीं छोड़ना चाहिए, चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। चलते हुए मतलब अननेसेसरली चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलते हुए, करते हुए, कौन सा पार्टिसिपल? करते हुए, करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ रन में क्या हो जाएगा? इट शुड बी रनिंग, रनिंग, राइट। यहाँ पे रन की जगह क्या हो जाएगा? रनिंग। इट शुड बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत नहीं है। 6th क्वेश्चन कह रहा है The flood victims are looking forward to receive help from the authorities. अगर आपको पता होगा, मैंने आपसे बताया था कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा कभी भी आप इन्फिनेटिव नहीं बल्कि जेरंड लगाते हैं। उसी में से एक है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू ऑलरेडी एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा रिसीव नहीं, यहाँ पे हो जाएगा रिसीविंग। मीट नहीं, मीटिंग। सी नहीं, सीइंग। इज दैट क्लियर? जैसे एडिक्टेड टू, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक नहीं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत से फ्रेज हैं, आप जाके देखिएगा इन्फिनेटिव जीरंड पार्टिसिपल्स में, जीरंड में स्पेशली आप देखिएगा बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जीरंड। तो जीरंड में मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टेन फ्रेजेस व्हिच आर ऑलवेज फॉलोड बाय जीरंड। तो उसी में से एक है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू यानी लुक फॉरवर्ड टू ये कंप्लीट एक फ्रेज है और टू के बाद भी यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाना है बिकॉज लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज हो गया जिसके बाद हमें जीरंड लगाना है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर 6 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को हम और डिस्कस करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ सी द 7th क्वेश्चन एंड इट सेज स्टॉप टू बिहेव लाइक दिस एज इट इज इनएप्रोप्रिएट एंड इनडिसेंट फॉर सच अ पर्सन लाइक यू। अब नाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज हैव एन एरर। स्टॉप, इफ यू रिमेंबर द वर्ड स्टॉप, स्टॉप, बिगिन, स्टार्ट, these are the verbs which are always followed by not infinitive but a gerund. तो यहाँ पे stop to behave नहीं, stop behaving, it should be behaving if you remember, right? आप प्लीज फिर से रिवाइज करिएगा इन्फिनेटिव जीरंड पार्टिसिपल के वीडियोस। आपको फिर से ये 20 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कभी भी इन्फिनेटिव जीरंड पार्टिसिपल से इनके बियॉन्ड कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आएगा, आई एम श्योर। तो स्टॉप के बाद टू बिहेव नहीं बल्कि बिहेविंग, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, राइट। तो टू बिहेव कैन बी रिप्लेस्ड बाय बिहेविंग। इज दैट क्लियर? अब नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, द मैनेजर कॉल्ड मी टू कलेक्ट द पेपर्स फ्रॉम हिम एंड साइनिंग देम आफ्टर अ क्लोज रिव्यू, राइट। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा, द मैनेजर कॉल्ड मी, मैनेजर ने मुझे कॉल किया। अब क्या क्या करने के लिए कॉल किया? पहला टू कलेक्ट द पेपर्स। अब टू कलेक्ट इज इन्फिनेटिव। फिर कलेक्ट करने के बाद क्या करने के लिए कहा? अब साइनिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव है और यहाँ पे साइनिंग जेरंड है। तो याद रखिएगा ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, ये पैरेलल होना चाहिए। अगर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, राइट, तो यहाँ भी इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे टू साइनिंग की जगह टू साइन और यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू इज ऑलरेडी गिवन। अगर कई इन्फिनेटिव एक साथ आए हों, 2 या 3 या 4 आए हों, अगर पहले में ऑलरेडी टू लग गया तो आगे आपको टू लगाने की जरूरत नहीं हो, दैट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे साइनिंग की जगह एंड साइन देम, राइट।
यहाँ पे साइनिंग की जगह साइन हो जाएगा, यानी टू साइन, टू इज अंडरस्टूड कि यहाँ फर्स्ट में ऑलरेडी टू इज गिवन, तो सेकंड में आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे एक चीज हम और बता दें, जनरली क्या होता है कि एंजॉय वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन तब जब उसका अपना खुद का एंजॉय का ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ। लेकिन यहाँ क्या एंजॉय किया गया, वी एंजॉयड द इवनिंग, यहाँ तो ऑलरेडी इवनिंग को एंजॉय किया जा रहा है, तो वी एंजॉयड द इवनिंग, हम लोगों ने इवनिंग एंजॉय की। अब क्या क्या करते हुए एंजॉय किया, वॉकिंग अलोंग द रिवर, राइट, नदी के किनारे किनारे टहलते हुए, एडमायरिंग द ब्यूटीफुल सीन को, ब्यूटीफुल सीन को एडमायर करते हुए, एंड टू डिस्कस। अब देखिए अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पैरेललिज्म, तो हमने इवनिंग को एंजॉय किया क्या क्या करते हुए, पहली चीज वॉकिंग टहलते हुए, दूसरा चीज है एडमायरिंग एडमायर करते हुए, लेकिन तीसरी चीज जो दिया है दिस वर्ब इज इन्फिनेटिव, जबकि यहां क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यहां पे पार्टिसिपल है, यहां पे पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। टू डिस्कस की जगह हो जाएगा डिस्कसिंग, डिस्कसिंग, टू हट जाएगा और डिस्कस में लग जाएगा आईएनजी, डिस्कसिंग। इज दैट क्लियर, पैरेलल आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, राइट। अब 10th क्वेश्चन देखिए, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, राइट, अक्रॉस मीन जब क्रॉस करते हुए चलते हैं, अगर रोड के अक्रॉस कर रहे हैं तो यानी एक छोर से दूसरे छोर पर, यानी कि हम रोड के किनारे किनारे नहीं चल रहे हैं। ये देखिए अलोंग दिया है यहाँ पे, वॉकिंग अलोंग। अगर हम किसी चीज के किनारे किनारे लंबाई में चलेंगे, लॉन्ग चलेंगे तो अलोंग, क्रॉस चलेंगे तो अक्रॉस, और राउंड घूमेंगे तो अराउंड, अक्रॉस, अराउंड एंड अलोंग। इज दैट क्लियर। तो यहाँ कह रहा है वॉकिंग अक्रॉस द रोड, यानी सड़क को पार करते हुए, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड को पार करते हुए, अ लॉरी, अ ट्रक, अ लॉरी हिट हिम, राइट, बैडली, एक लॉरी ने उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, एंड वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल डेड, और वो हॉस्पिटल डेड लाया गया, यानी जब लाया गया तो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी। अब एक चीज देखिए, हु इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, इट इज द लॉरी और इट इज द पर्सन, ही। इसका मतलब है यहां वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए, ही वॉज बैडली हिट बाय अ लॉरी। यहां पे ये बी पार्ट में मिस्टेक हो गया, अ लॉरी हिट हिम बैडली की जगह होना चाहिए। देखिए यहां पे पहले अपने आप सेंस लगाइए, हु इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, इट इज द पर्सन, इट इज नॉट द लॉरी, लॉरी नहीं वॉक कर रही है, राइट, इट वॉज द पर्सन हु वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड एंड ही वॉज बैडली हिट बाय अ लॉरी। इसका मतलब हो गया वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ही वॉज, यहाँ हिम की जगह, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में दिया है, राइट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट केस में आया हिम, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की तरह आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज बैडली हिट, ही वॉज बैडली हिट। अब अ लॉरी उधर चला जाएगा, बाय अ लॉरी के सब्जेक्ट को बाय लगा के हम ऐड कर देंगे, ही वॉज बैडली हिट बाय लॉरी एंड वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल डेड, यानी जब उसे हॉस्पिटल लाया गया ही वॉज ऑलरेडी डेड। आई होप अब ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तो याद होगा हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि अभी हम सिर्फ वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 वीडियोस आपको अलग अलग दिए थे, इन्फिनिटिव पे, ज्यूरेंट पे एंड पार्टिसिपल्स पे। और मैंने ये भी कहा था वंस ऑल द चैप्टर्स आर ओवर तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द एक्सरसाइज। नाउ आई हैव फुलफिल्ड माई कमिटमेंट कि मैंने आपसे एक्सरसाइज करा दिया। आई होप ये एक्सरसाइजेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो स्पॉटिंग द एरर्स के फॉर्म में आए, चाहे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा चैप्टर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट भेजिए, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो अब आज का टॉपिक यहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसर्निंग वर्ब्स, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तक, ओके, टिल देन बाय बाय, ओके।